अब हम बात करते हैं सरकार के प्रकारों की। सरकार के प्रकार से मतलब है सीधा सीधा यह देखो कि शासन को शक्ति कहां से मिल रही है ना। सरकार के प्रकारों का आधार क्या है कि जो शासन जो लोग काम कर रहे हैं उनको शक्ति कहां से मिलती है। शासन को शक्तियां कहां से मिलती है। तो इसमें देखिए दो तरह का है, लेकिन दो तरह के प्रकारों की बात की है। एक तो है राजतंत्र जो कि अभी लगभग खत्म हो चुका है, जिसमें सर्वे सर्वा कौन होता है, राजा तथा उसकी मंत्री परिषद, उसके जो मंत्री होते हैं ना वो लोग काम करते हैं। और इसकी विशेषता होती है कि इसके अंदर सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती, सरकार की आलोचना का अधिकार जनता के पास नहीं होता। ये राजतंत्र है। राजा होता, राजा ने जो कह दिया वो फाइनल है, फिर कोई कुछ भी कर ले। राजतंत्र की ये विशेषता है, राजा ने जो कहा वो फाइनल है। राजतंत्र के अंदर जो राजा और उसकी जो मंत्री परिषद है उसके पास सारे अधिकार रहेंगे। क्या एक बार एक राजा था, तो किसान था, उसके खेत में इतने बड़े बड़े प्याज हुए, तो उसने सोचा कि चलो कोई बात, राजा खुश होंगे। तो उसने कहा कि हुजूर देखो मेरे खेत में इतने बड़े बड़े प्याज हुए हैं, इतने बड़े बड़े। तो राजा ने कहा अच्छा इतने बड़े प्याज, बहुत अच्छी बात है, चलो भाई इसकी सारी जमीन अपने अपने नियंत्रण में ले लो, राज्य की भूमि में ले लो, इतनी अच्छी जमीन इसके क्या काम की। और उसने कुछ बोला भी नहीं। अब व्यक्ति क्या करे बेचारा, राजा का हुक्म था। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे राजतंत्र है वहां पर आपको आलोचना का अधिकार नहीं है। यही लोकतंत्र होता तो मीडिया, लोग, हम लोग भी उसके साथ जुड़ते कि नहीं ये गलत है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की। देखिए राजतंत्र में सारी शक्तियां राजा के पास, लोकतंत्र में जो सारी शक्तियां हैं वो जनता के पास होती है। और जनता जो है सारी शक्तियां संविधान में निहित करती है, जैसे कि भारत का संविधान। संविधान में सारी शक्तियां होती है लोकतंत्र में, याद रखना इस चीज को, जैसे कि भारत का संविधान। अब लोकतंत्र की खासियत क्या है। लोकतंत्र के अंदर सरकार की शासन में भागीदारी होती है, इसी को हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की पहली, लोकतंत्र में जनता की शासन में भागीदारी होती है। सबसे पहले तो कि जो भी शासन है उसमें वो भाग लेगा, नेता होंगे तो वो भी जनता ही है, शासन में भागीदारी होती है। दूसरा, लोग अपना प्रतिनिधि वोट के द्वारा चुनते हैं, जैसे कि इंडिया में प्रतिनिधि वोट द्वारा चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं। जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अभी किसने चुना, भारत की जनता ने चुना, और फिर वो प्रधानमंत्री बने, तो वो हमारे प्रतिनिधि हैं। वो जो करेंगे ऐसा माना जाता है कि वो हम कर रहे हैं। तीसरा, लोकतंत्र में सरकार की आलोचना का अधिकार जनता के पास होता है। सरकार की आलोचना का अधिकार जनता के पास होता है। अगर सरकार अच्छा नहीं करती है तो जनता आलोचना कर सकती है, उसका विरोध भी कर सकती है। आप आलोचना के साथ विरोध भी लिख सकते हैं, आलोचना तथा विरोध दोनों। जैसे कृषि बिल पर अभी घमासान चल रहा है, सरकार प्रयास कर रही बातचीत का, किसान जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये कृषि बिल है, इसके अंदर हमें ये सारे जो हैं सुधार चाहिए। बातचीत आगे बढ़ेगी लोकतांत्रिक तरीके से, ये राजतंत्र में संभव नहीं है। तो लोकतंत्र अगर पूछे भाई लोकतंत्र में सारी जो शक्तियां कहां हैं, तो लोकतंत्र में सारी शक्तियां जनता में रहती है, और जनता ने सारी शक्तियां संविधान को दी है, जैसे कि भारत का संविधान। लोकतंत्र की विशेषता है तो ये तीन विशेषताएं लिख देना काफी है। जनता की शासन में भागीदारी, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, और सरकार की आलोचना और विरोध का अधिकार जनता के पास लोकतंत्र में होता है।
ये आप 3 चीजें ध्यान में रखेंगे, ये लोकतंत्र की विशेषताएं। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है वोट तथा वयस्क। देखिए वयस्क, वर्तमान में जो उम्र है वो 18 से ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर जिसको माना गया है वो है वयस्क, और उसको वोट का अधिकार मिला हुआ है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए शब्द है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। 1931 में अपने पत्र यंग इंडिया में गांधी जी ने इसका जिक्र किया था। एक फैक्ट दिया है तो मैं लिखूंगा, 1931 में महात्मा गांधी का जो पत्र था यंग इंडिया, ये कई बार पूछ लेते हैं नाम, महात्मा गांधी का पत्र है यंग इंडिया, याद रखना प्रश्न आता है यंग इंडिया किसका पत्र था। उसमें गांधी जी ने वयस्क मताधिकार की वकालत की थी कि भाई इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, जो भारत का नागरिक है जिसने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली है उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और हमें 1947 में जैसे ही हम आजाद हुए, 1947 के बाद में सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव, 1947 के बाद में क्या हुआ, सभी को वोट का अधिकार दिया गया जो 18 वर्ष से ऊपर हैं। पहले नहीं था, पहले जो शिक्षित थे, पूंजीपति थे, पैसा ज्यादा था, सरकार में खास आदमी थे, वो वोट देते थे। अगर हम महिलाओं की बात करें, विश्व के अंदर अगर हम बात करें महिला मताधिकार आंदोलन, मताधिकार मतलब वोट का अधिकार, महिला मताधिकार आंदोलन जो कि विश्व के अंदर चलाया गया महिलाओं के द्वारा, जिसको सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज मूवमेंट, याद रखना सफ्रेज मूवमेंट क्या है। सफ्रेज मूवमेंट महिलाओं के द्वारा वोट के अधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ बेटा, 1914 से 1918, याद रखना 1914 से 18 के दौरान ये मूवमेंट चलाया गया था महिलाओं के द्वारा। महिलाओं ने कहा हमें वोट का अधिकार, उन्होंने खुद को जंजीरों में बांध लिया और विरोध प्रदर्शन किया कि हमें वोट का अधिकार चाहिए, क्योंकि विश्व के बहुत सारे देश जो विकसित है और दावा करते थे उस समय डेवलपमेंट का, वहां पर भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड जिसके बहुत सारे उपनिवेश थे, वहां पर भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसको सफ्रेज मूवमेंट कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये जो धारणा है वो विकसित हुई, महिलाएं आगे आई, आंदोलन किया। तो देखिए अमेरिका के अंदर महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला, 1920 में। याद रखना आप, अमेरिका 1776 में स्वतंत्र हो गया था, 1776 में, लेकिन महिलाओं को वोट का अधिकार कब दिया, 1920 में। इंग्लैंड जिसके बहुत सारे उपनिवेश थे और जो खुद को आधुनिक कहता था, उसने महिलाओं को वोट का अधिकार कब दिया, 1928 में। लेकिन भारत ने आजाद होते ही सबको साथ में, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको जो 18 साल से ऊपर थे सबको वोट का अधिकार दिया। तो हम कहीं ना कहीं इस मामले में, लोगों को अधिकार देने के मामले में हम आगे हैं। अब इसमें प्रश्न क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि कितने साल की उम्र के ऊपर आप वोट दे सकते हैं, 18 साल। भारत में वोट का अधिकार कब दिया गया, आजादी के तुरंत बाद, 1947 के बाद। तीसरा, सफ्रेज मूवमेंट क्या है, तो विश्व के अंदर जब महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया 1914 से 18, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो इसको हमने कहा सफ्रेज मूवमेंट। 2 एग्जाम्पल दिए, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1920 में। इंग्लैंड में कब मिला, 1928 में। ये चीजें आपको पता रखनी है। तो यहां पर मैं समझता हूं ये चैप्टर समाप्त होता है। अब देखिए कुछ और बातें हैं जो हो सकता है आप जब इस अध्याय को पढ़े तो आपके सामने थोड़ी सी दुविधा हो जाए कि सर इसका मतलब क्या होगा। तो सीधे प्रश्नों पे आता हूं मैं, कोई ज्यादा इसके अंदर है नहीं। प्रश्नों में ये देखिए, इसके अंदर ये कुछ काम दिए कि कौन सी सरकार करती है। एक आधा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री का निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रीय, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, या राष्ट्रीय मतलब केंद्र सरकार, उसको राष्ट्रीय सरकार कहा हमने। तो यहां पर जो राष्ट्रीय सरकार वो लेगी, क्योंकि विदेशों के साथ आपको पता है समझौता कौन करता है, केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार। तो ये 3 जो स्तर बताए थे उनका, जैसे कि मान लीजिए गांव में सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय
तो वो कौन करेगा? वो तो पंचायत करेगी। तो वो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, 3 स्तर जो आपने देखे थे। मैंने केंद्र स्तर बताया, केंद्र सरकार बताया, तो उसको आप राष्ट्रीय स्तर ही मानना। ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार है, ये राज्य स्तर की, और सबसे नीचे होती है स्थानीय स्तर। तो ये आपको समझना है। छोटा सा पार्ट था, ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, और मैं समझता हूं आपने ढंग से इसको पढ़ लिया होगा। 2 वीडियो इसके, ज्यादा वीडियो नहीं है, आराम से इसको देखिए। फिर भी यदि आपके पास कोई आपको आपत्ति हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या मुझे सीधा कॉल करके भी पूछ सकते हैं।